Good morning to all of my dear friends and welcome again Spin Academy YouTube चैनल। दुनिया में कई लोग आपको फोकट में मिलने वाला ज्ञान फ्री में बांट सकते हैं। कहेंगे कि ये मत करो, इसका रास्ता अच्छा नहीं है, ये करो, इसका रास्ता अच्छा है। सीढ़ियां वो गिनते हैं सीढ़ियां वो गिनते हैं जिनकी मंजिल छत तक जाती है। हमारी तो मंजिल आसमां है, हमें तो रास्ता खुद बनाना है। हमारी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अरे सफलता मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले, ये तो बाद की बात है। हम कोशिश भी ना करें भाई, ये तो गलत बात है। सो प्लीज कोशिश जरूर करनी चाहिए और रास्ता और एम अपना मंजिल बड़ा लंबा तय करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए रास्तों से। अगर ऐसे सोचोगे तो दुनिया में कोई भी लोग आगे नहीं निकल पाएगा। सो नाउ इसी कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फेराडे लॉ। तो फेराडे लॉ पे बात करेंगे आज। हमारा टोटल कंसेप्ट जो आज का है वो फेराडे लॉ पे बेस्ड रहेगा। तो नाउ लास्ट में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा था और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बेस पे हमने 4 सेल्स कंप्लीट किए थे। फर्स्ट वन इज, तो हमने जो सॉल्यूशन लिया था वो NaCl का लिया था और मोल्टन स्टेट में था। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसकी नेचर पे बेस्ड था। दूसरा हमने जो लिया है वो एक्वस सॉल्यूशन NaCl लिया था। तो पहला मोल्टन फिर एक्वस। फिर हमने जब लिया था कॉपर सल्फेट, लास्ट के 2 हमने कॉपर सल्फेट ही लिए थे, बट हमने इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए। वन में हमने प्लेटिनम यानी नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड लिया था और एक में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था यानी कि अटैकेबल इलेक्ट्रोड लिया था। तो उन दोनों पे बेस्ड था और उन सब पे क्या हो रही थी, जो आपका कंपाउंड है वो डिपॉजिट हो रहा था इलेक्ट्रोड पर। तो कितना अमाउंट में डिपॉजिट हुआ उस पे बात चल रही थी। तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव, यानी कि वो कितना डिपॉजिट हुआ तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटेटिव। तो हम फैराडे लॉ में यही पढ़ने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसी बात को हम क्या बोल सकते हैं, फेराडे लॉ। क्या बोलेंगे इसको, फेराडे फेराडे लॉ। तो इसी चीज को हम फेराडे लॉ में पढ़ेंगे। और फेराडे में फर्स्ट लॉ जो है, देखो फेराडे ने जो हमें दिया है वो क्या दिया है, आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड और लिबरेट सब्सटेंसेस कितना है उसके लिए बात करना चाहता है। तो फेराडे लॉ गिव एस्पेक्ट्स of the how many substances are deposited or liberate on the electrode, इसके लिए वो बात करना चाह रहा है। तो हमें क्या करना है, कहां से स्टार्ट करेंगे, इसके फर्स्ट लॉ से। तो फेराडे ने इसके लिए फर्स्ट लॉ दिया, द फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, देखो क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। द फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे आपको बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेट ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द चार्ज। किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ द चार्ज, कितना आपने चार्ज उस पे पास किया है, करंट पास किया है, उस पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने क्या बोल दिया इसमें कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये सीधी सीधी बात है। क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस
is deposited or liberate on electrode is directly proportional to charge, amount of चार्ज उस पर डिपेंड कर रहा है, आपने कितना करंट पास किया उस पर डिपेंड कर रहा है। सो यहां से निकल के आता है कि m प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी z जो कि कांस्टेंट है। क्या है z? क्या है आपके पास z? क्या है? कांस्टेंट, या इसे आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट है, या इक्विवेलेंट मास की भी हम बात करते हैं, कुछ चीजें इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। ये क्या है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। चलिए अब बात करते हैं, तो चार्ज क्या होता है आपके पास, उस पर बात करते हैं पहले बेटा। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है I इंटू टी। आपने कितना करंट पास किया है, कितने टाइम के लिए, ये क्या है? आपका चार्ज है। तो हम वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यूज। क्या हो जाएगी? m इक्वल टू जेड इंटू क्यू की जगह I इंटू टी। तो ये क्या हो गया आपके पास? फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे हो गया ना, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे ए है ये ना, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे आपके पास निकल के आ गया m इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। अब आपको जेड कैलकुलेट करना है। क्या करना है? जेड कैलकुलेट करना है। तो जेड कैलकुलेट करोगे तो आपको जेड कैलकुलेट, अच्छा पहले एक चीज और समझ लेते हैं फेराडे की। फेराडे साहब ने क्या बोला है? फेराडे आया कहां से, क्या है फेराडे, पहले वो समझ लेते हैं, है ना। माइकल फेराडे है ये, और माइकल फेराडे ने क्या बात बोली है वो समझो पहले। सबसे पहले आपने एक वैल्यू सुनी होगी, उसके लिए बात करते हैं ना। क्या होता है फेराडे? हम जानते हैं द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अगर फेराडे ने क्या किया, यही एक चार्ज किसका काउंट करके बताया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर हमें चाहिए कितना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो मतलब, ठीक है। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.02323 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, है ना। और ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर मोल है, ये किसमें है? मोल में। ये 1 मोल की वैल्यू है, ठीक है ना, 1 मोल की वैल्यू है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 487 के आसपास आ जाएगी वैल्यू निकल के। और इसी वैल्यू को आप बोलते हो 1 फेराडे। ये किसके इक्वल है? इसको बोल दिया फेराडे। तो ये आ गया बेटा आपका 1 फेराडे। क्या है ये? 1 फेराडे। तो 1 फेराडे इक्वल टू हो गया 96487, और इसी को हम बोलते हैं 96500। अप्रॉक्स में वैल्यू ले लेते हैं। आपने ये फेराडे वाली वैल्यूज पढ़ी होगी, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं ना, तो वहां पर वैल्यूज आती है, तो ये वही से है। आगे बात समझ में, ये कहां से आया? ओके, तो क्या होता है ये क्या है? फेराडे क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है ना। ओके, अब बात कर लेते हैं हम पर। देखो जरा, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ फिनिश्ड। यस, फर्स्ट लॉ फिनिश हो गया। जेड पे निकालनी थी हमें वैल्यूज। जेड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? इक्विवेलेंट वेट अपॉन
96,500, इससे आपका क्या निकल जाएगा, जेड। और इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर या एटॉमिक, एटॉमिक मास, यहां तो मेटल लेंगे तो एक एटॉम की बात चल रही होगी, तो एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, डिवाइड बाय एन फैक्टर इंटू 96,500, तो ये आपका जेड निकल जाएगा, ये आपका क्या निकल जाएगा, जेड निकल जाएगा। तो ये जेड निकालने का आपका तरीका हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एन फैक्टर सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे बात कर लो, जैसे आपने एक मेटल है उस पे कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, तो +2 किए, मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो ये आपका इस तरह से निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। तो n की वैल्यू यहां से निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने उसमें काम आए। अब आ जाइए सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, सेकंड लॉ ऑफ क्या है, फेराडे, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे तो आपको समझ में आ ही गया है। सेकंड लॉ ऑफ फेराडे क्या बोलता है, ये सेम बात बोलता है, लेकिन बस बात इतनी करता है कि जो आपने इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो बनाए हैं उनको एक सीरीज में जोड़ देगा। क्या करेगा, एक सीरीज में। यहां पर हम अमाउंट सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स है सिंगल एक के लिए, उसमें डिपॉजिटेड अमाउंट को निकाल रहे थे इलेक्ट्रोड पर, है ना, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड जो अमाउंट था सब्सटेंस को, वो एक सेल पे निकाल रहे थे। अब हम चाह रहे हैं कि जो सेल है उनको अलग अलग सॉल्यूशंस पे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन वाले सेल्स को लेके उसको एक सीरीज में जोड़ दिया जाए और एक ही जगह से इक्वल करंट पास किया जाए। उन सब में क्या किया जाए, इक्वल करंट पास किया जाए, तो फिर क्या होगा, तो आपके पास जो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर, अलग अलग सेल के इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ये बात चल रही है यहां पे। तो कह रहा है सेकंड लॉ में कि अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स connected in a series and give the equal amount of current, equal amount of current, then the deposited substances or liberated substances is equal to equivalent mass, is equal to equivalent mass। तो अब आपके पास जो है उसका वेट कितना हो जाएगा, वो किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट मास के इक्वल है। किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी। तो आपके पास क्या है कि अगर M1 है उसके लिए E1 होगा, है ना, ये किसी एक के लिए, एक सेल के लिए। अगर मान लीजिए सीरीज में दूसरा जुड़ा हुआ है तो वो उसके लिए दूसरा हो जाएगा, तीसरा जुड़ा हुआ है तो तीसरा हो जाएगा, है ना, थर्ड हो जाएगा। 3 सेल जुड़े हुए सीरीज में तो तीनों के लिए हो जाएगा। मान लेते हैं पहले एक एक के लिए निकाल लेते हैं ना। अगर 2 हमने लिए हैं, हम फर्स्ट 2 लिए हैं एक सीरीज के अंदर, 2 है, तो हम क्या करेंगे, M1 अपॉन M2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। M1 तो हम जानते ही हैं, एक के लिए M1 तो हम जानते हैं क्या होता है, Z1। इसके लिए क्या निकलेगा, ये रहा यहाँ पे M के लिए, ये रहा, क्या है आपके पास, किधर गया जेड, सॉरी M कहा, ये रहा M, Z इक्वल टू आपका Q है, तो ये रहा M इक्वल टू ZITA यहाँ पे। अच्छा फोकस से दिख नहीं रहा, चलिए तो क्या वैल्यू पुट कर दूं मैं, ZI इंटू T। चार्ज तो हम इक्वल शो कर रहे हैं, चार्ज तो हम इक्वली शो कर रहे हैं, तो ये आपका अपॉन Z2 इंटू I इंटू T इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए क्या है, ये सेकंड लॉ है। क्या है ये, सेकंड लॉ है। इक्विवेलेंट में आ जाएगी बात,
है ना, करंट इक्वली होगा तो जेड के इक्वल है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और यहां पर अगर हम 1 एम्पियर का करंट 1 मिनट या सेकंड के लिए देते हैं, है ना, इसकी वैल्यू 1 रखो, मिनट में रखोगे तो फिर मिनट में निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 इंटू 1। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड के इक्विवेलेंट आ जाएगा। किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, जेड के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पर अप्लाई होती है अगर वैल्यूज 1 करंट की देते हो तो। 1 सेकंड के लिए दे रहे हो या 1 मिनट के लिए दे रहे हो तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये दोनों लॉज समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये लॉज फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। तो अभी जाएं बेल आइकन पर और उसे हिट करें, लाइक बटन को प्रेस जरूर करें। सो प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल पर। सो नाउ वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन डिपेंड ऑन द फैराडेज लॉ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझिए जरा। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट मास ऑफ जिंक कैन बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। कह रहा है कितना मास जो है जिंक का वो कैन बी प्रोड्यूस प्रोड्यूस हो सकता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, उसके थ्रू ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट हमने लिया है उसके सॉल्यूशन में व्हेन अ स्टडी करंट ऑफ, करंट कितना दिया है, ये रहा करंट है 0.015 एम्पियर, यूनिट से भी पहचान सकते हैं। इज पास्ड फॉर 15 मिनट्स, कितने के लिए है, 15 मिनट्स के लिए पास किया है उसमें। ठीक है जी। तो देखो जरा, हमें पता है कि ये अमाउंट के लिए बात कर रहा है, ये ना मास के लिए बात कर रहा है। तो जैसे ही आपको ये पता लगा कि अमाउंट के लिए बात हो रही है तो हमें सीधे सीधे फैराडे लॉ की याद आनी चाहिए, है ना। वो भी करंट के साथ बात कर रहा है, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, करंट दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो अमाउंट की बात आनी चाहिए। और उसमें हमें पता होना चाहिए कि फैराडे लॉ क्या है, मास इक्वल टू जेड आई इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें आई कितना है, टी कितना है, ये पता करो फटाफट से कि आई इज करंट, करंट कितना है, करंट है आपका 0.015 एम्पियर और टाइम कितना है आपका 15 मिनट्स। तो हम जब यहां बात कर रहे थे एसआई यूनिट्स के लिए कि आपने जो करंट है वो 1 एम्पियर दिया है और एसआई यूनिट में टाइम होता है सेकंड में, तो 1 सेकंड दिया तो हमें यहाँ सेकंड में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे इसको तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 900 सेकंड, है ना, ये आपका आ जाएगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये तो मास तो कैलकुलेट करना ही है क्योंकि मास के लिए तो जिंक की बात कर ही रहा है। तो आपको जेड कैलकुलेट करना है, जेड पता होना चाहिए। और जेड क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर इनटू 96500। तो देखो आपके पास जेड जो है वो एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर इनटू 96500 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट कीजिए, m इक्वल टू क्या है, जेड की वैल्यू पुट कीजिए, इसमें जेड की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है जेड की वैल्यू, एटॉमिक मास। तो पहले तो यहां बता देते हैं जिंक का एटॉमिक मास कितना है आपका, जिंक का एटॉमिक मास होता है बेटा, जिंक का एटॉमिक मास होता है 63.5। तो ये आ गया आपका 63.5, ठीक है। और अपॉन एन फैक्टर 2 है, एन फैक्टर कैसे निकाला आपने, एन फैक्टर ऐसे निकलेगा ना, एन फैक्टर ऐसे निकल जाएगा, जिंक सल्फेट Zn+2 प्लस SO4 -2। तो ये आपका जिंक निकलेगा इस तरह से, देखो एक बार और देखो इसको कैसे निकलेगा। आप जानते हो NaSO4 है, ZnSO4 है, तो Zn+2 प्लस SO4 -2। तो Zn कैसे गया होगा, Zn 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे गया होगा Zn, तो यहाँ पर ये 2 ये 2, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर ये 2 रखना है। अब आ जाइए
500 आ गया। ये तो हो गया आपका जेड कंप्लीट। जेड के बाद आई की वैल्यू रखिए 0.015 एम्पियर। फिर किसकी वैल्यू रखनी है, टाइम की वैल्यू रखिए 900। ठीक है, तो सेकंड में है। अब इस सब को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0044 ग्राम। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। और अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो अब मिलेंगे हम नए न्यूमेरिकल के साथ, नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।